नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द हॉन्टेड अर्थ इंडिया में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए द हॉन्टेड अर्थ इंडिया को और बगल में बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें। रजत के पापा सरकारी नौकरी करते थे। वर्षों पहले ही गांव छोड़ करके अपने परिवार के साथ शहर आकर के बस गए थे। बढ़िया स्कूल और कॉलेजों में रजत को अच्छी शिक्षा मिल रही थी। रजत के चाचा शंभू आज भी परिवार के साथ गांव में ही रहकर खेती बाड़ी का काम संभाला करते थे। एक दिन जब वह शाम को घर लौटा तो उसे वहां कुछ माहौल तनावपूर्ण लगा। उसने जब अपने माँ से पूछा तो उसकी माँ ने बताया, बेटा, हमें आज ही गांव में तेरे चाचा जी के पास जाना होगा, क्योंकि रमा आजकल कुछ बीमार चल रही है। रजत के चाचा शंभू की लड़की का नाम रमा था। रजत ने कहा, फिर इसमें चिंता करने की कौन सी बात है, ठीक हो जाएगी वो। मायूसी भरे स्वर में उसकी माँ बोली, बेटा, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो न दवा से ठीक होती हैं और ना ही दुआ से। रजत को माँ की यह अजीब सी बात बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ी। उसकी माँ शांता फिर बोल उठी, अब तुझे कैसे समझाऊं कि रमा पर किसी बुरी आत्मा का साया मंडरा रहा है। ऐसी आत्मा जो किसी अकाल मृत्यु प्राप्त इंसान की लगती है। रजत ने जब इन बातों को सुना तो वो बोला, ये सब बकवास बातें हैं। आज की दुनिया कहाँ पहुंच रही है और हम आज भी इन सारी फर्जी बातों में अटके हुए हैं। उसकी माँ बोलती है, जिस पर बीतती है वही समझता है। दुनिया में आज भी सब कुछ मौजूद है, किसी के मानने या ना मानने से कुछ बदल थोड़ी जाता है। रजत एकदम से झुंझला गया और उसने कहा कि मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। ठीक है, बताइए कब चलना है गांव? चलता हूं। उसकी माँ ने कहा, आज, बल्कि आज नहीं, अभी चलते हैं। रजत और उसकी माँ शांता देवी कार से अपने गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। रजत के पिताजी उसके साथ नहीं जा सके थे क्योंकि उनको छुट्टी नहीं मिल पाई थी। करीब 5 घंटे का सफर तय करके वे अपने गांव पहुंचते हैं। रजत के चाचा चाची ने जब उनको अपने सामने देखा तो उनके जैसे जान में जान आ गई हो। वो बहुत खुश हुए। रजत ने भी उन दोनों के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। शहर में रहते हुए भी संस्कार नहीं भूला था रजत। उसकी चाची मंगला उसके संस्कार से बहुत खुश हुई। चाय पानी के बाद जब वे आमने सामने बैठे तो एक ही विषय था, रमा। उसका जिक्र आते ही मंगला कुछ मायूस हो गई। मंगला ने कहा कि सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था शांता बहन, मगर जाने किसकी नजर लग गई हमारे घर को। मेरी प्यारी बच्ची का जाने क्या होगा अब। शांता ने पूछा, मगर यह सब हुआ कैसे और इस समय रमा कहाँ है? उसकी माँ ने कहा, रमा अपनी सहेली पवित्रा के साथ उसके घर गई है, जहां उसकी और भी सहेलियां आई हैं। वह तो कहीं नहीं जाना चाहती थी, मगर मैंने ही उसे जबरदस्ती पवित्रा के साथ भेज दिया ताकि उसका भी कुछ मन लगे, वरना उसके साथ जो कुछ घट रहा है उसके बाद तो कोई भी डर के अपने आप मर सकता है या फिर पागल हो सकता है। रजत थोड़ा उत्सुक हुआ तो उसने पूछा, ऐसा क्या हो रहा है रमा के साथ, और यहाँ इतना कुछ हो गया और आपने कभी कुछ बताया ही नहीं। तो रजत के चाचा शंभू जी ने जवाब दिया, हमने सोचा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सोचा तुम लोगों को खामखा परेशान क्यों करें, मगर किसे पता था कि सब कुछ इतनी आसानी से हल होने वाला नहीं है। चाचा चाची की पहेली नुमा बातें सुनकर रजत की उत्सुकता और बढ़ गई थी। वह सब कुछ जानने को आतुर हो उठा था कि आखिरकार रमा के साथ ऐसा क्या हो रहा था जिसने सबका चैन सुकून छीन लिया था। मंगला ने कहना शुरू किया, कॉलेज से लड़कियों का टूर घूमने जा रहा था, जिसमें रमा की बहुत सी सहेलियां भी जा रही थीं। उन सभी के साथ रमा को भी हमने घूमने भेज दिया। जब वो धारमुमा में घूमकर
बहुत खुश थे और वहां से वापस आ रहे थे तो वापस आते वक्त रास्ते में एक जगह किसी ढाबे पर उनकी बस रुकी थी। खाना खाने के बाद वहां से थोड़ी दूर पर मौजूद एक जगह थी जहां पर लोग जाते तो थे लेकिन बोलते नहीं थे। वहां का एक नियम था कि वहां जाने के बाद जब तक आप लौट नहीं आते तब तक किसी को बुलाएंगे नहीं। रमा भी उनके साथ वहां चली गई। वहां पर वो जाने के बाद इधर उधर घूम ही रही थी कि तभी उसके मुंह से आवाज निकल गई, चलो चलते हैं। और उसके कुछ घंटों बाद ही उसकी आंखें जलने लगी थीं, सिर भारी सा हो गया था। पहले तो हमने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और हमने सोचा कि हो सकता है ढाबे पर कुछ खाने के कारण फूड पॉइजनिंग या ऐसी ही कोई बीमारी हो गई होगी, लेकिन डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि यह फूड पॉइजनिंग का मामला नहीं है। लेकिन यह सब तो शुरुआत भर थी। अब रात हो चुकी थी और रात को रमा अपने कमरे में सो रही थी। रात को 12 या 1 बजे के बीच उसकी आंखें खुल जाती हैं क्योंकि उसे महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उसे झंझोर करके उठाने की कोशिश की हो। अभी वह इस बात का अंदाजा ही लगा रही थी कि उसे वहम हुआ है या फिर सचमुच किसी ने उसे पकड़कर उठाने की कोशिश की है। तभी उसे लगा कि जैसे कोई उसके छत पर टहल रहा है, क्योंकि उसे ऊपर से किसी के चलने की आवाजें साफ साफ सुनाई दे रही थीं। रात के इस वक्त छत पर कौन हो सकता है, यह बात उसके दिमाग में कौंध ही रही थी और उसके साथ साथ उसे थोड़ा डर भी महसूस होने लगा था। दूसरे कमरे में रमा के पापा और उनकी माँ सोई हुई थी। उसने सोचा कि वह अपने माँ बाप को क्यों जगाए, इसलिए वह बिस्तर से नीचे उतरी और अभी दरवाजे की ओर बढ़ ही रही थी कि खिड़की के पास उसे एक साया दिखाई दिया और वो जोर जोर से सांसें ले रहा था। रमा का दिल जैसे हलक में अटका और वो वहीं पर बेहोश हो गई। सुबह जब उसे होश आया तो वह इतनी ज्यादा डर गई थी कि उसकी हालत देखने लायक हो चुकी थी और उस दिन के बाद से ऐसी ही अजीबोगरीब घटनाएं उसके साथ घटने लगी थी। अभी 1-2 दिन बीता ही होगा कि उसकी मां ने एक ऐसा वाकया देखा कि खुद वो डर करके पूरी तरीके से भयभीत हो गई, क्योंकि जब वो रमा के कमरे के दरवाजे पर पहुंची तो जो कुछ भीतर देखा उसे देखकर वह एकदम से डर गई, क्योंकि कमरे के अंदर रमा पड़ रही थी और उसे ऐसा करते हुए उसकी मां ने पहले कभी नहीं देखा था और वह बेहोश होकर लुढ़क गई। और तभी मंगला ने दौड़ करके ये बातें सबको बताई। अभी ये बातें हो ही रही थीं कि वहां पर एक सुंदर सी लड़की भागी हुई आई जिसका नाम पवित्रा था। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं और घबराहट में उसके मुंह से बस इतना ही निकला कि आंटी आंटी रमा 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 रमा। उसके मुंह से रमा का नाम सुनकर सभी चौंक गए और उन्होंने पूछा, क्या हुआ रमा को, क्या वह ठीक है? और सभी उस लड़की पवित्रा के साथ रमा के कमरे में भागे। रजत और उसके घर वाले जल्दी से वहां पर पहुंच जाते हैं। बेहोश रमा को एक पलंग पर लिटाया जाता है। डॉक्टर को भी फोन कर दिया गया था। रमा के पापा शंभू ने जब पवित्रा से पूछा कि यह सब कैसे हुआ तो उसने बताया रमा बाथरूम में गई थी। थोड़ी देर बाद जब वह बाहर निकली तो अचानक से गिर पड़ी और उसे होश नहीं आया। डॉक्टर भी जल्दी वहां पहुंच गया। उसने चेकअप करके बताया कि डरने की जरूरत नहीं है, थकान और कमजोरी के कारण वह बेहोश हो गई है। इंजेक्शन और कुछ दवाइयां देकर वह चले गए। रजत ने पवित्रा से कहा, आप रमा की अच्छी दोस्त हैं, क्या आप बता सकती हैं कि आजकल उसके साथ यह सब क्या हो रहा है? क्या वह किसी तनाव आदि से तो नहीं गुजर रही है या फिर सचमुच कोई दुष्ट आत्मा उसे परेशान कर रही है? पवित्रा ने उसे एक तरफ चलने को कहा। रजत उसके साथ घर की छत पर चला गया। पवित्रा ने रजत से कहा, मैं और रमा एक मनोचिकित्सक से भी मिल चुके हैं मगर कोई फायदा नहीं हुआ। मेडिकल साइंस के मुताबिक उसे मानसिक कारणों से यह सब हो रहा है, लेकिन सच तो यह है कि जहां तक मैं जानती हूं इसका कोई कारण मानसिक तो हरगिज नहीं हो सकता। कोई दुष्ट आत्मा ही है जो उसके
पीछे पड़ी हुई है और इसका इलाज कोई पैरानॉर्मल विशेषज्ञ ही कर सकता है। पवित्रा की बातों से रजत भी अब सहमत नजर आ रहा था। चूंकि शुरुआत में वो इन चीजों को नहीं मान रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे उसे भी इन चीजों में सहमति नजर आने लगी थी। वह भी यह मानने लगा था कि रमा के साथ घटने वाली घटनाएं साधारण तो नहीं थी। रजत ने पवित्रा को धन्यवाद किया। इस पर उसने कहा, अरे धन्यवाद की क्या जरूरत है, रमा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मैं हर हाल में उसके साथ खड़ी रहूंगी। रजत भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। उसने पवित्रा की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। पवित्रा ने मुस्कुराते हुए उससे हाथ मिलाया। उसके कुछ समय बाद रमा को होश आ गया और होश आने के बाद रजत ने अपने एक दोस्त रमन को फोन मिलाया और किसी तांत्रिक का पता पूछा, क्योंकि रमन भूत प्रेतों पर विश्वास करता था और एक बार उसने बताया था कि उसके छोटे भाई को भी इसी तरह की समस्या हुई थी जैसी आज रमा के साथ हो रही है। उसने अपने भाई का इलाज किसी तांत्रिक से करवाया था। रमन ने शाम तक उसका पता और फोन नंबर देने का वादा किया। जब रमा कुछ सामान्य सी हुई तब रजत ने उससे पूछा, तुम्हें क्या हुआ था रमा, तुम अचानक बेहोश कैसे हो गई थी? तो रमा ने बताया, जब मैं बाथरूम से बाहर निकल रही थी तब मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। मैं एकदम बहुत डर गई और उसके बाद मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। उसके बाद क्या हुआ वो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि कोई है जो मेरा पीछा करता है, मुझे बार बार अपनी मौजूदगी का एहसास करवाता है। उसकी बात सुनकर रजत ने कहा, तुम चिंता मत करो रमा, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। बस तुम अपने आप को थोड़ा मजबूत रखना, क्योंकि डर इंसान को कमजोर बना देता है। रात का खाना खाकर सभी अपने अपने कमरे में सोने चले गए। रात के 10 बज रहे थे, मगर रजत को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। उसके दोस्त रमन ने तांत्रिक से बात कर ली थी और कल ही वो उन्हें लेकर के यहाँ आ रहा था। अचानक से उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके कमरे के सामने से कोई गुजरा है और रमा के कमरे की ओर गया है। अभी इस घटना को कुछ मिनट ही गुजरे थे कि उसके कानों में किसी आदमी के हंसने की आवाज पड़ी। वह जल्दी से उठा और रमा के कमरे की ओर चल पड़ा। रमा के कमरे के दरवाजे से उसने जब अंदर झांका तो उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया कि उसके कदम कमरे के भीतर अपने आप खिंचते हुए चले गए। रमा बेड के बीचों बीच बैठी हुई थी, उसकी पीठ दरवाजे की ओर थी। रजत उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया और उसने देखा कि रमा के हाथ में कागज और पेन थे। वह कागज पर कुछ लिख रही थी। जब लिखे हुए पर रजत की नजर पड़ी तो वह चौंक गया, क्योंकि वह उर्दू भाषा में कागज पर कुछ लिख रही थी। रजत जानता था कि रमा को उर्दू बिल्कुल नहीं आती थी, फिर यह कैसे संभव हो सकता है कि वह उर्दू भाषा लिख डाले। रजत अब उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और उसने देखा कि रमा के बाल बिखरे हुए हैं, आंखें अंगारों सी लाल हो रही थी। वह अपने काम में इतनी मगन थी कि उसने रजत की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। यह सब देखकर रजत ने उसे पुकारा, इतनी रात को क्या लिख रही हो रमा? मगर अब भी उसने रजत की ओर देखा तक नहीं। अब रजत ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, रमा तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अब उसने गुस्से से रजत की ओर नजर उठा करके देखा। उसके तेवर कुछ ऐसे थे कि वह सिहर उठा। उसे यूं महसूस हुआ कि जैसे रमा उसे पहचानती ही न हो। मैं रमा नहीं हूं बच्चे। अचानक उसके मुंह से एक भारी आदमी की आवाज निकली और वो आगे बोली, मैं इसकी मौत हूं और इसे अपने साथ लेकर के जाऊंगा। उसके मुंह से यह सुनकर रजत भी डर गया। होश में आओ रमा, यह तुम क्या कर रही हो? रजत ने आगे बोला, लेकिन वह फिर से गुर्राई और बोली, मेरे और इस लड़की के बीच में ना ही आओ तो ही अच्छा रहेगा, वरना इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। अब रजत वहां से बाहर निकला और जाकर चाचा चाची को जगाया। वे दोनों रजत के पीछे पीछे रमा के कमरे की तरफ चले गए, मगर जब सभी वहां गए तो हैरान हो गए, क्योंकि वह अपने कमरे में नहीं थी। घर के सारे कमरों में जाकर वे लोग रमा को ढूंढने लगे। बाहर लान में खड़े रजत को एक परछाई नजर आती है।
जब उसने सिर उठाकर उस परछाई की तरफ देखा तो वह बहुत ज्यादा सहम गया, क्योंकि रमा छत के किनारे खड़ी हुई थी और उसके हाव भाव से लग रहा था कि जैसे वह छत से नीचे कूदने ही वाली है। रजत जोर से चिल्लाता है और कहता है, रुक जाओ रमा, मगर उसके चीखने पर रमा ने कोई ध्यान नहीं दिया, जैसे उसे कुछ सुनाई ही न दे रहा हो। तब रजत जल्दी से सीढ़ियों से भागता हुआ ऊपर की तरफ जाता है और वहां पहुंचकर किसी तरह रमा को पकड़कर वापस खींचता है। पीछे पीछे शंभू और मंगला भी वहां पहुंच जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई अदृश्य ताकत उस पर हावी थी, जो उसकी जान लेना चाहती थी। किसी तरह उसे पकड़कर नीचे लाया गया, मगर रास्ते में ही वह फिर से बेहोश हो गई। बाकी की रात सभी ने उसके पास बैठकर काटी। रजत यह सोचकर डर जाता था कि अगर उसकी नजर छत पर खड़ी रमा पर नहीं जाती तो पता नहीं क्या हो जाता। अभी वह ऐसा कुछ सोच ही रहा था कि उसकी नजर बेहोश रमा पर गई और वह चौंक पड़ा, क्योंकि रमा का चेहरा काला पड़ चुका था और बेहोशी की हालत में भी उसके मुंह से गुर्राहट निकल रही थी। आगे जानने के लिए कि आखिरकार रमा के ऊपर किसका साया था और ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा था, और आखिरकार रमा बची की नहीं और पवित्रा के साथ आखिरकार क्या हुआ, जानने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। अगले भाग में बाकी की कहानी आपको तुरंत मिलेगी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए द हॉन्टेड अर्थ इंडिया को, बगल में बने बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। दोस्तों, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।